ठेले पर हिमालय, पेज नंबर 66 पर पहला पैराग्राफ। ये तमाम बातें उसी तरह मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई, जो साथ में थे ना, उनको बताई। वे भी हंसे। मैंने बताया कि भाई ये विचार मेरे मन में आया है, सुनकर वो भी हंसे। पर मुझे लगा कि वह बर्फ उनके मन को खरोंच गई है। उनके मन को खरोंच गई है। बर्फ तो मन को तो खरोंच नहीं सकती, लेकिन कहने का भाव है कि वो बर्फ की भावना उनके मन में कहीं ना कहीं जागृत हो गई। और ईमान की बात है, ईमानदारी की बात तो यह है, वे हंसे भी, पर ईमान की बात तो यह है जिसने 50 मील दूर से, और ईमानदारी की बात तो यह है, हकीकत तो यह है, वास्तविकता तो यह है, जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। भाई जिस आदमी ने 50 मील दूर से बादलों के बीच में श्वेत हिमालय की बर्फ को देखा है, वो ठेले की बर्फ को देखकर उसके मन में क्या भाव जागृत होगा? मतलब जो खूब बर्फ देख चुका है कम दूरी पर, वो ठेले पर लदी बर्फ को देखकर उसके मन में कोई विशेष भाव जागृत नहीं होगा। किसी के खेत में गन्ने हो, वो गन्ना वैसे ही चूस लेता है, तो गन्ने की दुकान पर जहां रस मिलता है, गन्ने का जूस मिलता है, वो देखकर उसका मन नहीं भटकेगा, क्योंकि उसके खेत में खूब गन्ने हैं। समझ रहे हो ना? तो जो व्यक्ति बहुत निकट से हिमालय को देखता हो, कितनी दूरी से? 50 मील की दूरी से, तो उसके मन में क्या भाव आएगा मैं नहीं कह सकता। कैसे देखते थे? कैसा था हिमालय? बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा, हिमालय की जो चोटी थी, वो उस शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है कि हिमालय की चोटी कोई चांद और तारों से बात करती हो। इसका मतलब ये होगा कि बहुत ऊंची चोटियां थी, ऐसा लगता था कि जैसे वो ऊंचाई पर इसीलिए गई थी ताकि चांद और तारों से बातें कर सके। इसका मतलब यही है कि भाई काफी ऊंची ऊंची चोटियां थी। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक खरोंच छोड़ जाती है। उसको याद आती है उस छोटी सी बर्फ को, ठेले की पर लदी बर्फ को देखकर उसको उस विशाल हिमालय की याद आती है, जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है, दुखी कर देती है मन को। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी। भारती जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ क्योंकि वो हिमालय की बर्फ मैंने भी देखी। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, ये इस पाठ में ही पहली बार देखेंगे। इस पाठ में जो यात्रा होगी ना, भारती जी उस यात्रा के तहत पहली बार देखेंगे। पाठ चैप्टर बाद में लिखा। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। मुख्य पाठ शुरू हो रहा है। वास्तविकता तो यह है हम कौसानी क्यों गए थे? बर्फ को बहुत निकट से, बहुत पास से देखने के लिए हम कौसानी गए थे। रास्ता बता रहे हैं किधर से होकर गए। नैनीताल से रानीखेत कौसानी जाने के लिए नैनीताल गए हम। नैनीताल कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली, ये भी जगह है। मजकाली के भयानक मोड़ों को, मोड़ यानी घुमावदार रास्ते, मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करती हुई कोसी नदी का नाम है। कोसी नदी का नाम है। ये वही नदी है, कभी जीके में क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब जब बारिश के दिनों में कोसी नदी में पानी आता है, अक्सर बाढ़ आती है। नदियों में वैसे तो जो नित्यवाही नदियां हैं, ज्यादा बारिश हो जाए उनमें पानी ज्यादा बह जाता है, लेकिन 20 साल में 18 साल तुम्हें बाढ़ आती है कोसी नदी के पानी से। तो बिहार का शोक कहा जाता है उसको। उस नदी के कारण बिहार में शोक की लहर छा जाती है। मतलब
जनधन की बहुत तबाही होती है। ये नदी का नाम है और इस स्थान का नाम भी है कोसी। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े जाती है और दूसरी कोसानी। कोसी नामक जो स्थान है उससे एक रास्ता तो, एक सड़क तो, एक रोड तो कहाँ जाता है? अल्मोड़ा। और दूसरा कोसानी। लेखक को कहाँ की यात्रा करनी है? कोसानी की यात्रा करनी है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता जिस रास्ते से हम गए। बड़ा दुख देने वाला रास्ता है, कष्टप्रद। सड़क में खड्डे ही खड्डे हैं, यानी ढूंढना पड़ता है बड़े वाला चश्मा लगाकर कि इन खड्डों में सड़क कहाँ है, खड्डों में सड़क है कहाँ। कितना कष्टप्रद, दुख देने वाला, कितना सूखा। भाई मजा ही आ जाए हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, दोनों तरफ हरियाली हो, लेकिन बिल्कुल सूखा रास्ता है, कहीं कोई हरियाली नहीं है। सूखे भूरे पहाड़, पहाड़ भी बिल्कुल नंगे हैं, सूखे और भूख। तेरे से अपेक्षा नहीं है हंसने का और रोने का काम। भगवान कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे। अभी आया था ना कि एक रास्ता तो अल्मोड़ा की तरफ जाता था और एक कोसानी की तरफ। तो अल्मोड़ा जाने वाली बस थी, तो कोसानी जाने वाला रास्ता, वहां पर हम उतर गए उस मोड़ पर, क्योंकि कोसानी जाने वाले कितने लोग थे? दो, एक तो लेखक और इसके गुरुजन मित्र, हम दो ही थे। सामने की एक टीन सेट में काट की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। बस स्टैंड होते हैं ना, तो वहाँ टीन सेट लगा दी जाती है, एक लकड़ी की बेंच होती है, भाई जिन यात्रियों को बस का इंतजार करना होता है वो बैठ सकें, आराम कर सकें। तो लकड़ी के एक बेंच टीन सेट की लगा हुआ था, उस बेंच पर हम बैठ गए और अपना वक्त काटने लगे, अपना समय गुजारने लगे। क्योंकि दो मित्र और आ रहे थे, एक तो शुक्ल जी, शुक्ल जी ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, कोई और शुक्ल जी थे, वो आ रहे थे। एक बंदा उनके साथ आया था। वैसे उनको तो केवल शुक्ल जी का ही इंतजार था। अब वो एक अलग बात है कि शुक्ल जी आते समय अपने साथ एक को और ले आए। तबीयत सुस्त थी, तबीयत थोड़ी नासाज थी, मौसम में उमस थी, गर्मी थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी, दूसरी बस आकर रुकी 2 घंटा इंतजार करने के बाद। और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा, उस बस में से प्रसन्न बदन, बदन यानी बदन का मतलब क्या होता है? शरीर। लेकिन यहां तत्सम बना लेंगे इसका, और इसका तत्सम बनेगा बदन, और बदन का मतलब होता है मुख। प्रसन्न बदन, प्रसन्न मुख वाले, प्रसन्न चेहरे वाले कौन उतरे? शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई कि भाई अब जिस आदमी का इंतजार कर रहे थे वो आदमी आ गया। अब सही सांस में सांस आई हमारी, अभी जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गए। शुक्ल जी जैसा सफर का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। शुक्ल जी जैसा सफर में साथ देने वाला, शुक्ल जी जैसा सहयात्री, कोई पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कोई पुण्य किए हों, बहुत अच्छे कर्म किए हों, तभी शुक्ल जी जैसा सफर का साथी मिलता है। मतलब अच्छा आदमी, भला आदमी। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था। हमने उनसे बात की थी रवाना होने से पहले, विचार बनने से पहले। तब उन्होंने उनको बात बताई कि ठेला जा रहा था, बर्फ लदी हुई थी। तब उन्होंने कहा कि तुमको बर्फ देखनी है तो ऐसा करो, तुम कोसानी आ जाओ। उन्होंने कोसानी आने का निमंत्रण दिया था, उत्साह दिलाया था, और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकानी या सुस्ती दिखी ही नहीं। हमने कभी उनके चेहरे पर, कितने भी थक गए हो, लेकिन कभी थकान या सुस्ती नहीं देखी। सुस्ती, आलस, खुद उनके चेहरे पर तो कभी थकान या सुस्ती देखी ही नहीं। हमारे पर भी यदि थकान या सुस्ती होती
पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। ऐसे आदमी थे, हमारी भी थकान और दुख दर्द जो था, उदासी थी, वो दूर हो जाती थी। किसको देखकर? शुक्ल जी को देखकर। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वो 2 लोग तो वहां बैठे थे और कितने लोगों का इंतजार कर रहे थे? वास्तव में इंतजार तो एक का ही कर रहे थे। जैसे हमने तय कर लिया कि भाई शाम को 6 बजे हम फलां जगह मिलेंगे, बहजी के चौराहे पर मिलेंगे। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, मेरे को आना है, अब मैं मेरे साथ 2 को और ले आऊं। वही बात हुई। आना केवल शुक्ल जी को था, वो एक अलग बात है। शुक्ल जी अपने साथ एक आदमी को और ले आए। उस आदमी के बारे में लेखक और उसके मित्र को पता नहीं है, तब कह रहे हैं वो। पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? ये आदमी है कौन? किसको ले आए शुक्ल जी अपने साथ? कैसा है वो आदमी? लंबा दुबला शरीर, लंबा शरीर है और बिल्कुल दुबला है, कमजोर है। पतला सांवला चेहरा, चेहरा पतला है और सांवला है। एमिल जोला सी दाढ़ी, बिल्कुल सेट बनती हुई दाढ़ी, विराट कोहली जैसे। फिर हंस गए तो, अरे इसमें मैंने कोई जोक सुना दिया? विराट कोहली जैसी दाढ़ी, इसमें हंसने की कौन सी बात आ गई? पहली बार विराट कोहली का नाम सुना है। उसके 3 टांग हैं, 4 हाथ हैं, हंसने की कोई बात ही नहीं। पता नहीं घर वाले कहकर भेजते हैं क्या कि यार 10, 12, 15 मिनट में एक बार तो हंसी लेना। और या फिर ये मेरे को ये लगता है कि वो बच्चियां ही ज्यादा हंस रही हैं जो आज टेस्ट करके आई हैं। अड़ोस पड़ोस वालों को उनके चमकदार मोती जैसे दांत दिख जाए। और मोती जैसे दांत कैसे होते हैं? बंदर छाप लाल दंत मंजन करने से। किस किसने किया है? नाम ही पहली बार सुना है, तो बोले मत, नहीं तो टॉपिक कहीं और ही चल जाएगा। ढीला ढाला पतलून, पतलून पैंट, ढीली ढाली पैंट पहन रखी और खासी अटपटी चाल थी। चाल भी बड़ी अजीब थी, अटपटी थी। बाबू साहब की, वो जो बाबू आए थे ना उनके साथ, किसके साथ? शुक्ल जी के साथ। कैसा था उनका व्यक्तित्व? बिल्कुल दुबला पतला शरीर, पतला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी और अटपटी चाल। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर, वह दुबला पतला कैसा शरीर था? मेरे जैसा ही सींक का सा शरीर। सींक जानते हो ना, वो सींक वाली झाड़ू आती है, पतली और लंबी होती है, वैसा शरीर था, मेरे जैसा ही। और उस पर आपका झूमते हुए आना, और जब आया तो ऐसे लहरा कर चल रहा था जैसे लोग रात को 7 बजे बाद चलते हैं लहरा कर। ये तो हंसने की बात है। नहीं, अब तो नहीं हंसेगी, क्योंकि फिर वो मंजन किया, उसकी सारी चमक खत्म हो जाए दिखा दिखा कर। तो जब वो व्यक्ति आया तो मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा। शुक्ल जी समझ गए, भाई मैं बार बार उसकी तरफ ही देख रहा था लगातार, तो शुक्ल जी जान गए कि इसके मन में जिज्ञासा है कि ये मेरे साथ कौन आया है। तो मेरे मन की उत्सुकता को जानकर शुक्ल जी ने कहा, क्या कहा? हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सैन। कौन है वो? मशहूर चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार मिस्टर सैन है ये। अब देखना कैसे आया है आदमी, बहुत बड़ा कलाकार है ये भी, जो चित्रकार है। कैसे आया है? अकादमियों से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी में इन्होंने अपने चित्र भेजे, उन चित्रों से इनको अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, और पुरस्कार में कुछ पैसा भी मिला। वो पैसा मिला तब ये घूमने के लिए आया है। उस पैसे, उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गए। भाई अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी होता है वो तो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, घुल मिल जाता है। तो सैन थोड़ी देर में हमारे साथ घुल मिल गया, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नया आदमी है, अजनबी है। कितना मीठा था हृदय से, वह हृदय का बहुत मीठा था। अब हृदय से तो कोई खट्टा या मीठा होता नहीं, मतलब मन का बहुत अच्छा था, बातें बहुत अच्छी करता था। वैसे उसके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, कितना बड़ा कलाकार था।
आगे जब गए तब पता चला कि वो तो बहुत ऊंची चीज है। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रास्ते का वर्णन पढ़ा, बिल्कुल सूखा रास्ता, बिल्कुल पत्थर दिख रहे थे पहाड़ों में, कहीं पेड़ों का नामो निशान नहीं, कहीं कोई पानी की नदी नहीं थी, ये पढ़ा ना। अब पूरे रास्ते का दृश्य बदल गया था। क्या दृश्य था साहब? रास्ता कैसा था? सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, सुडौल गढ़े हुए। जब नदी लगातार पानी बहता रहता है तो पत्थर भी बिल्कुल ऐसे गोल हो जाते हैं। ये पिछले दिनों किसी के मकान का काम चला है क्या? घर का काम, पड़ोस में देखा हो आपने, घर का काम। तो बजरी आती है, जानते हो ना बजरी, बनास वाली। तो कैसे पत्थर आते हैं? ज़्यादातर ऐसे गोल गोल से आते हैं पत्थर। क्यों? क्योंकि बनास नदी में पानी बहता है और वो पानी बहता है तो वो पत्थर लुढ़कते हुए, ज्योग्राफी वाले समझ रहे होंगे शायद, पत्थरों के टूटने से बजरी बनती है। और जो पत्थर थोड़ा मजबूत होता है वो, अब राजस्थानी में कहूँ तो गुड़ते गुड़ते, जानते हो ना, लुढ़कते लुढ़कते वो पत्थर क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। उन्हीं को सुडौल पत्थर कहा गया है। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी। क्या है ये कोसी? नदी। और एक और क्या है कोसी? एक स्थान का नाम है। किनारे, कोसी नदी के किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव, छोटे छोटे और सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। और खेतों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे खेत नहीं है, कोई मखमल बिछाया गया है उन पे, कोई कालीन बिछाया हुआ है। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन निकल रहा है सोमेश्वर घाट की घाटी कैसी है, लिख दोगे ना। सुडौल पत्थरों पर कल कल करके बहती हुई कोसी नदी और छोटे छोटे सुंदर गांव और किसानों के खेत तो ऐसे थे मानो मखमली हो। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पढ़ते हैं, एक के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद बस स्टैंड पढ़ रहे थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने। क्या मतलब होता है डाक खाने का? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस। डाक खाने का मतलब क्या होता है? नहीं होता, गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस। आजकल तो देखो क्या सुविधा है कि हम कहीं जाएं तो ये होटल वगैरह होती हैं, लगभग हर जगह हर शहर में रुकने की व्यवस्था होती है। लेकिन पहले ये सुविधा नहीं होती थी, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। और जो वीवीआईपी या वीआईपीज होते थे ये जाते थे, मतलब ज़्यादातर अंग्रेजी होते थे या राजा महाराजा होते थे। तो जिस राजा का राज्य है वो राजा क्या करता, अपने राज्य में जो इम्पोर्टेंट जगह होती जाने लायक, घूमने लायक, वहाँ पर वो एक डाक बंगला बना देता था जिसे डाक खाना कहते थे। यानी वहाँ पर एक आदमी की नौकरी लगती थी। आज भी है ये, जयपुर में भी है। आपने देखा हो सर्किट हाउस है, देखा है क्या? लेकिन वहाँ रुकता कोई नहीं, क्योंकि नेता आएंगे तो क्यों रुकेंगे वहाँ, वो 5 स्टार होटलों में रुकेंगे। और आज तो अब वो जमाना तो गया कि नेता आए और यहाँ रात को रुके और सुबह जाए। भाई समय इतना तीव्रगामी हो गया है तो आज तो रुकना ही कोई पसंद नहीं करता। हमारे घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो रिश्तेदार कार्यक्रम से 2 घंटे पहले आते हैं और कार्यक्रम के 1 घंटे बाद चले जाते हैं। वो जमाना गया कि ब्याह शादियाँ होती थी, 4 दिन पहले आते थे, 4 दिन बाद जाते थे, क्योंकि आवागमन का साधन विकसित हो गया। समझ गए? डाक बंगला। वहाँ पे एक व्यक्ति नियुक्त होता था एज ए कर्मचारी और उसको सैलरी मिलती थी। वो वहाँ आने वाले मेहमानों के ठहरने का, खाने पीने का, चाय नाश्ते का पूरा प्रबंध करता था। ठीक है? छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसिया उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल।
कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। चीड़ पेड़ का नाम है। चीड़ के जंगलों से, वह जंगल जहां चीड़ चीड़ के वृक्षों की अधिकता हो, उन जंगलों से, उन वनों से बस गुजर रही थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर, जैसे अजगर कठोर होता है वैसे अजगर की पीठ की तरह कठोर सड़क थी। उसके ऊपर से बस धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। भाई एक तो रास्ता शानदार हो, हरा भरा हो, नदी बह रही हो और हरियाली हो, और फिर थके हुए हों तो फिर आदमी आलस्य में आ ही जाता है, नींद सी आने ही लगती है। तो उससे हमें भी तंद्रालस बना रहा था। पर जो जो बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। एक अजीब कसम कस एक बेचैनी छा रही थी हमारे मन में। क्या क्या बेचैनी छा रही थी, क्या निराशा छा रही थी? ये जो सुंदरता थी ना रास्ते की, ये धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अब तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। अब तो हम लोग कोसानी के नजदीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए। अब कोसानी कितने मील है? सिर्फ 6 मील। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य? बस ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।